हो गया। मीटर ब्रिज चल रहा था, है ना? चलो, चलो जल्दी से सर्किट डायग्राम बना लो फटाफट। मीटर ब्रिज का सवाल है। मीटर ब्रिज में कुछ भी याद करने का नहीं होता है, केवल और केवल व्हीटस्टोन ब्रिज में रेशियो लीजिए और आंसर आ जाएगा। पहले जो लंबाई है, पहले वाला डायग्राम बना लीजिए। पहले जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L1 है। पहले वाला डायग्राम मैंने जूम कर दिया है, इसको बना लीजिए। पहले मीटर ब्रिज है। अब कोशिश करिए, इसका क्या सॉल्यूशन है। मैंने आपको क्या क्या रेशियो लेना है। मीटर ब्रिज मतलब लॉटरी है, 5/L1 टोटल 100 होता है। ये L1 है तो ये 100 माइनस L1, तो ये रेशियो R/100 माइनस L1। बस खत्म, पहला हो गया। ये देखो सीधा रेशियो। मीटर ब्रिज बोले तो व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन बोले तो रेशियो। लेफ्ट गैप का रेशियो बराबर राइट गैप का रेशियो। 5/L1 बराबर R/100 माइनस L1। बनाइए, सेकंड वाला बना लीजिए। इसको जूम कर देता हूं। संडे टारगेट रखिए, 2 घंटे केवल करंट पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट पढ़िए पर 2 घंटे का टारगेट रखिए, क्योंकि रिवाइज करोगे लेक्चर 1 से, फिर रिवाइज करो। 2 से 3 बार रिवीजन करके जाओ। 25 तारीख का पेपर है, 2 हफ्ते हैं पूरे। संडे को बैठकर इलेक्ट्रो देखो 30-40 मिनट रोज। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रो 5 घंटे पढ़ेंगे, कुछ नहीं समझ आएगा। 40 मिनट इलेक्ट्रो पढ़ो, केवल एक सेक्शन,
फिर एक सेक्शन, अपन ने कितना उसको सेक्शन में तोड़ रखा है, केवल डाइपोल पढ़ लिया, 3 दिन में केवल फ्लक्स पढ़ा। यार 2 वीक है ना, 2 वीक में आप उसको तोड़ के प्लान करो। अच्छे से पढ़ाई करो। अब बताइए यार ये क्या कर दिया। पहली बात तो शंट का मतलब होता है पैरेलल में लगाना, इसको बड़ा बड़ा ऊपर लिख लो। शंट का मतलब पैरेलल में लगाना, शंट मतलब पैरेलल में लगाना। अब देखो उसने कहा शंट कर दिया, तो अब बताओ ये आर और आर पैरेलल में होके कितना दे देंगे, R/2। नाउ द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 1.6L1। बताओ रेशियो लिख सकते हो, चलो बताओ रेशियो बताओ इसका, 5/1.6L1 बराबर इसका बोलो आर और आर, R/2 बटे 100 माइनस 1.6L1। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ेगी। खुश रहिए। क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो एक बार में ही, तो डिवाइड करते ही तो आर तो टक हो जाएगा, एक तरफ का L1 भी टक हो जाएगा, सिर्फ L1 आ जाएगा सीधा। दोनों को डिवाइड कर दो। आया वो पेपर का सवाल है, काम का है। डिवाइड कर दो। शंट का मतलब पैरेलल, शंट का मतलब पैरेलल। हाँ करा, तो इधर है 5/L1 बटे 5/1.6L1 बराबर R/100 माइनस L1 बराबर R/2 बटे 100 माइनस 1.6L1। क्या सही है क्या? तो अच्छे से करो, L1 से तो L1, 5 से 5, ये कहां जाएगा घूम के ऊपर, R से R, ये रहेगा नीचे, और ये घूम के कहां जाएगा ऊपर। देखो मैंने सही लिखा है क्या, देखो तो 5 से 5 करके 1.6 ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, 2 उसके साथ रहेगा और वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, करो तो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है L1, L1 एग्जैक्ट 25 आ रहा है, सब देख लो। स्टार लगा के रखो, AIPMT का प्रश्न है, कईयों के 25 नहीं आ रहा, लिख लो ऑन सॉल्विंग वी गेट। अब नहीं आ रहा तो क्या ही करोगे, कैलकुलेशन कहां सीखोगे, अब तो इतने बड़े हो गए हो। ऑन सॉल्विंग, सही बात है कि नहीं। अब इस 25 को उठाकर किसी में भी रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, तो 5/L1 बराबर R/100 माइनस L1, L1 बराबर 25 रख दो, तो 5/25 बराबर R/75, 15 ओम आ रहा है भैया, R 15 ओम। सही है।
सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। बढ़े आगे, हैंग डालिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। अगला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पावर वाले से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट लगा लें। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, नीट 2024 लिख लो, 5 स्टार लगा लो। एक लेक्चर का टॉपिक है, आज ही शुरू होगा, आज ही खत्म हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अब सुनते जाओ, बहुत मन से सुनना, आसान हिस्सा और सबसे ज्यादा काम का एक लेक्चर में हो रहा है, तो दिमाग स्मार्टनेस क्या कहती है, अरे यार अच्छे से पढ़ लो, इसके सारे सवाल बन जाएंगे। तो देखिए, करंट फ्लो हो रही है आई, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, याद करिए, जब करंट वायर में फ्लो करती है तो वायर हीट डिसिपेट करता है, याद है, तो हीट डिसिपेटेड, सभी को फॉर्मूला बचपन से याद है, आई स्क्वायर आर टी। और याद करिए, आई की जगह वी बाय आर लिख देते हैं, तो वी स्क्वायर बाय आर टी। वी की जगह आई आर लिख देंगे तो एक और आ जाता है v इंटू आई इंटू टी। ये सब एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, आपकी मर्जी पड़े जो कन्वर्ट कर सकते हो। अब मान लो इसमें चाहिए v की जगह रख दो आई आर, v की जगह आई और आई स्क्वायर, खत्म। आई की जगह रख दो v बाय आर, आई की जगह v बाय आर, तो v और v स्क्वायर, सब एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हीट डिसिपेटेड, इसे बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट। पर मजे की बात है, ये हीट डिसिपेटेड तभी है जब करंट कांस्टेंट हो। अगर आई वेरिएबल है तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर आई वेरिएबल है तो यही फॉर्मूला बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। इस पे भी एक बार नीट में प्रश्न आया हुआ है। हीट डिसिपेटेड, यूनिट क्या होती है हीट की, जूल। अब मुझे चाहिए पावर डिसिपेटेड, तो पावर होता है द रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम, हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड। पर सेकेंड करेंगे तो बताइए टी टी सब जगह से हट जाएगा, और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी जूल पर सेकेंड, जिसे कहा जाता है वॉट। अगले 1 घंटे तक यही चलेंगे फॉर्मूले, बस अब समझदारी से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, वो पर्दा लगाना भाई पीछे, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है तब पता चलेगा। अब सवाल देखिए, 8-10 क्वेश्चन देखते जाते हैं, बात बनती जाएगी। दो बार फॉर्मूले पढ़ लीजिए, v इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर टी। प्रश्न आपके मन में आ रहा है, जो एक स्वाभाविक प्रश्न है कि सर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, वो अभी जैसे से क्वेश्चन करते जाएंगे सिचुएशन क्लियर होती जाएगी। बोले शुरू करें क्या? पहला, ऐसे 2 पार्ट कर लीजिएगा, आधा आधा, और ज्यादा नहीं, 4-6 लाइन करनी है बस।
बैक टू बैक 8 सवाल आएंगे। समझिएगा कि इतना आसान टॉपिक है कि अपन बेसिक फॉर्मूले की समझ से ही धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। तो 2 रेजिस्टेंस पहले सीरीज में लगे हुए हैं, फिर पैरेलल में लगे हुए हैं। अब देखो क्या अप्रोच लगानी चाहिए वो सोचिए। पुराना सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज होगा, ये मजे की बात है, तो अच्छी बात है ना। देखो यहां से करंट आई, अब आप खुद देखो ये क्या है, सीरीज। अरे यार सीरीज है तो आई सेम होगा दोनों में, आई कुछ भी होगा आई सेम होगा, तो ज्यादा बढ़िया है ना। P बराबर आई स्क्वायर आर लगा दो। सर V भी तो सेम है, नहीं भैया V कैसे सेम है, ये तो V डिस्ट्रीब्यूट होगा ना अलग अलग। आई सेम है क्योंकि सीरीज है, तो आई स्क्वायर आर लगाने में से आई कट जाएगा क्योंकि आई सेम है। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर, P1 बाय P2 बराबर R1 बाय R2। पहले का R है, दूसरे का 2R है, तो उत्तर आ गया 1/2। देखिए 2022 में आया हुआ है सवाल, अभी 5 और करके दिखाऊंगा आपको। बहुत आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाइए उसमें कि अच्छा सीरीज है, सीरीज में आई सेम है, तो आई स्क्वायर आर लगा दिया। सर V स्क्वायर बाय आर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, पर उसमें माथापच्ची करनी पड़ेगी। पहले दोनों के अक्रॉस क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज। इसमें सोचिए क्या है ये, पैरेलल, तो ये V इधर भी जाएगा और ये V इधर भी जाएगा। पैरेलल में V सेम रहता है, पूरा V चला जाएगा सब में। तो अब आई स्क्वायर आर मत लगाओ, V स्क्वायर बाय आर लगाओ, V सेम है। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, P1 बाय P2 बराबर R2 बाय R1, R1 R2। टू इज टू 1। आजू बाजू कराए 2 सवाल ताकि रिवाइज करो तो आपको चमके कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। वहां लिख लो, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ याद ही रहेगा। पैरेलल में V सेम रहता है, पैरेलल में V सेम रहता है। दिक्कत क्या है, 5-7 बार हाथ से लिखा हुआ रहेगा तो ज्यादा ही याद होगा, नुकसान तो है ही नहीं। ये तो ऐसी बातें हैं कि जिसमें नुकसान तो है ही नहीं, ना हाथ घिसता है ना कुछ होता है, दिमाग ध्यान रहता है। पैरेलल में V क्या रहता है, सेम। बोलिए क्लियर है। अगला देखिए, ये 3 केसेस दे रखे हैं, आपको कहा है इन्हें ऑर्डर में जमाइए, किसमें पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा। ये केस 1 है, ये केस 2 है, केस 3 है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो देखिए, सवाल को ध्यान से देखोगे, सवाल भी आपको हिंट देगा। भाई ने सब में आई दे रखा है, सोचो, इसका मतलब तीनों के लिए
आई सेम है, तो बताओ कौन सा यूज करूं, कौन सा यूज करूं? पावर बराबर आई स्क्वायर आर। और आर क्यों? आर इक्विवेलेंट, क्योंकि पूरे सर्किट का पूछा है। ये समझदारी प्रश्न देख देख कर आती है। आपको ऐसा नहीं रख सकते सीरीज में आई स्क्वायर लगाते हैं, पैरेलल में वी स्क्वायर बाय आर लगाते हैं, ये नहीं है कोई ट्रिक। यहां पैरेलल है ना, पर यहां वोल्टेज है ही नहीं कहीं, वी पता ही नहीं किसको कितना है। आपको आई दे रखा है, सबका आई एक जैसा है। वहां लिखिए तीनों सर्किट में आई एक ही गिवन है, इसलिए हम आई स्क्वायर आर सोच रहे हैं। सवाल सिखाता है, फॉर्मूले तो 10वीं कक्षा में भी वही है। अब बताइए आई तो सेम है, अब आर निकाल लो। आर भी क्यों निकाले, रटा हुआ है सीरीज में आर हमेशा सबसे ज्यादा होता है, पैरेलल में सबसे कम होता है। तो आप सीधा लिख सकते हो जिसका आर ज्यादा उसकी पावर भी ज्यादा, P1 ही बड़ा आएगा, P3 सबसे छोटा आएगा, P2 बीच में फंसा हुआ रहेगा, बिना पेन चलाए हो जाएगा। पुरानी बातें पता तो है, सीरीज में आर सबसे ज्यादा होता है। चाहते हैं छोटे बच्चे हैं निकाल लें, आर नेट 3R, इसका आर नेट R/3, इसका RR R/2 प्लस R 3R/2। छोटे बच्चे हैं निकाल लीजिए, पर आवश्यकता ही नहीं है। सीरीज में आर सबसे ज्यादा होता है तो पावर डिसिपेशन भी सबसे ज्यादा होगा। दो मिनट तसल्ली लीजिए, पूरा लिखिए, दिमाग में बैठाइए बातों को, घर जाके पावर के सवाल करिए, छांट छांट के अभी टिक लगवाऊंगा मॉड्यूल में से। कल मॉड्यूल लेके आइए, कल केवल मॉड्यूल कराऊंगा 1.5 घंटा, केवल मॉड्यूल के बढ़िया बढ़िया सवाल जो बच्चे फंसते हैं वो डिस्कस करेंगे। बताओ क्या बात ओके हुई, क्लियर बनी बात? तो सीरीज में आर सबसे ज्यादा तो पावर भी ज्यादा हो गई। और देखिए, और देखिए, दे तो मॉड्यूल लिखें, the power dissipated in the circuit shown in the figure is 30 watt, then calculate the value of R, बड़ा R। then calculate the value of बड़ा R। अब बात करेंगे, देखना सॉल्यूशन मत छाप देना, क्या करना है सर, कैसे सेटअप बैठाना है उसकी चर्चा करिए। क्योंकि ना देखिए सैकड़ों सवाल बन सकते हैं पर कॉन्सेप्ट लिमिटेड ही होते हैं। पावर डिसिपेटेड दे रखी है, टोटल पावर है सर्किट की 30 वाट। सर कुछ नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना बेटा। पावर है तो तुझे पावर के फॉर्मूले सोचे, V²/R I²R। अब सोच, P टोटल है तो R भी तो टोटल लेगा, R भी तो टोटल लेगा। यार V पता है तो कौन सा लगाना चाहिए, V²/R। I की जानकारी ही नहीं है। कई प्रश्न में तो
आई गिवन ही नहीं है, तो फिर आई गिवन ही नहीं है तो लगाना क्यों? प्रश्न में तो केवल वी गिवन है। तो पहले मैं क्या करूं, ये दोनों किस में, पैरेलल में। पैरेलल में कितना देगा पता, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये देगा 5R अपॉन 5 प्लस R। अब बताइए P बराबर V स्क्वायर बाय R, पावर कितनी 30, V 10, R इक्विवेलेंट 5R बटे 5 प्लस R। खत्म गणित, फिजिक्स खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू लाला, हो गए फिजिक्स। 10 सवाल करके देख लेना आप, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, अरे सर इतने आसान है, यूं ही भाग रहे हो, 5 सवाल आ रहे हैं। आज घर जाके पढ़ के आओ, कल मॉड्यूल लाओ, मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, पूरा 1.5 घंटा सिर्फ मॉड्यूल। देख भाई आराम से बनेगा, कहीं मत परेशान हो, संडे को बैठ के और एफर्ट लगाओ। तो 30, 10 का स्क्वायर 100, ये ऊपर जाएगा 5 प्लस R बटे 5R, तो ये कटा, 5 का पहाड़ा कटा, ये गया, 10 हुआ, 2R हुआ, R हुआ, 10 हुआ, आंसर। बोलिए, आओ जल्दी आओ। और देखो, पोटेंशियोमीटर के सवाल काट देना भाई, कलर कोडिंग के भी सवाल काट देना, मैं भी टिक लगवा दूंगा आपको, ऐसे सवाल पढ़ के आपको पता चल जाएगा पोटेंशियोमीटर कौन सा है, कलर कोडिंग कौन सा है। बढ़े क्या आगे? हाँ बोल, सेपरेट मतलब? तो जो तुझे 30 वाट दे रखी है वो किसकी दे रखी है? वो तो पूरे की दे रखी है, सेपरेट क्यों करेगा भाई? जो 30 वाट पावर है वो तो पूरे की है बेटा, तो सेपरेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बोलो क्लियर है? चलो आगे लिखो, बल्ब, बल्ब। अब बल्ब के सवाल यहां काफी प्रचलित हैं, काफी पॉपुलर हैं। तो बल्ब होता क्या है? ये बल्ब है, बल्ब के साथ हमेशा 2 चीज छपी रहती हैं। आप भी कभी एलईडी या सीएफएल या बल्ब खरीदने जाते हो तो ये थोड़ा बोलते बल्ब दे दो भैया, 5 वॉट का, 10 वॉट, 12 वॉट, आप वॉट स्पेसिफाई करते हो, 100 वॉट, 500 वॉट, 1000 वॉट तक की एलईडी सीएफएल आती है, तो आपको वॉट बोलने पड़ते हैं। आप 220 नहीं बोलते, वो अलग बात है, क्योंकि पूरे भारत में, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत में 220 वोल्ट सप्लाई ही आती है। इंडिया में जो ऑल्टरनेटिंग करंट की डोमेस्टिक सप्लाई है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, जो अपने घर में यूज करते हैं, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कॉमन सेंस का प्रश्न है, लिख लीजिए, जनरल नॉलेज आनी चाहिए। भारत में जो अपने घर में सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट की आती है। सारे उपकरण जो भी बने हुए हैं सब 220 वोल्ट पर काम करने के लिए ही कंपनी डिजाइन करती है। अब इसे बोला जाता है रेटिंग, इसे बोला जाता है रेटिंग। रेटिंग में क्या क्या चीज है? 220 वोल्ट तो है वोल्टेज, और 100 वॉट क्या है उसकी? पावर कंजम्पशन। ये रेटिंग कहलाती है। हर उपकरण के ऊपर रेटिंग लिखी रहती है। गीजर, आपने देखा हो, गीजर पे पिताजी कितना चिल्लाते हैं, दिन भर सर्दियों के दिनों में इतना 2-3 महीने बड़े खराब निकलते हैं, गीजर बंद कर, गीजर बंद कर। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि गीजर क्या होता है, ज्यादा वॉटेज का होता है, ज्यादा वॉट होता है, पता कितना होता है? 3000 वॉट, 2500 वॉट। जबकि ये जो ट्यूबलाइट है, पंखे, 40 वॉट, 70 वॉट, 100 वॉट,
3000 वॉट का होता है वो, तो ज्यादा लाइट खींचता है वो, बिल ज्यादा आता है, वो अलग बात है। मीटर पिताजी बंद रखते हैं, आपको नहीं बताते हैं। आपके सामने तो ऐसा पेश आता है, नहीं भैया बिजली का सदुपयोग करो, क्योंकि वो आपको सिखाना देते हैं कि भी अच्छा काम, उनको पता है मीटर तो बंद है, कुछ भी कर ले कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा आपके सामने नहीं बोल सकते ना आप, क्योंकि आपके तो वो आइडियल है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि यार गीजर बंद करो, लाइट का वेस्टेज मत करो, ध्यान रखो। तो ये रेटिंग कहलाती है 220 वोल्ट कॉमा 100 वॉट। रेटिंग का क्या मतलब है, ये बल्ब 100 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा, 100 वॉट की चमक देगा, कब, जब इस पे 220 वोल्ट आएगा। कभी आपने देखा होगा एकदम वोल्टेज कम हो जाता है तो कहते हैं डिम हो जाती है लाइट, देखी आपने कभी, लाइट आ रही है पर जो उसकी चमक है ट्यूबलाइट की, बल्ब की, वो उतनी नहीं है। कारण क्या है, जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, कम आ रहा है, मतलब 220 से कम आ रहा है, तो उसकी चमक भी 100 वॉट जितनी नहीं होगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, फिर देखिए, अगर इसको 100 वॉट का ब्राइटनेस देना है तो कितना वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्ट। अगर एक्चुअल वोल्टेज पहले इसको लिखिए आप, फिर लिखाता हूं। 100 वॉट का ब्राइटनेस चाहिए तो कितना वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट। और रेटिंग से हमेशा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। हमेशा आदत डालिए, जब भी किसी डिवाइस की रेटिंग है उससे क्या निकाल लें, रेजिस्टेंस। तो बताओ कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस, P बराबर V स्क्वायर बाय R। P कितना 100, V 220 का स्क्वायर, R सॉल्व करोगे तो आएगा 484 ओम। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये रेटिंग कहलाती है, और रेटिंग से हमेशा क्या निकाला जाता है, रेजिस्टेंस। ये कहलाता है रेटेड वोल्टेज, ये कहलाती है रेटेड पावर। अब मैं क्या बोल रहा था वो सुनिए, अगर एक्चुअल वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से कम आ रहा है घर में, खुद सोचो, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सोचो, घर में 150 वोल्ट ही आ रहा है कभी, तो इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम होगी या बढ़ जाएगी, कम होगी। कभी कभार आप कहते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, ज्यादा वोल्टेज आया और घर के सारे उपकरण जल गए, पढ़ा है। अभी तो आजकल एमसीबी फ्यूज सब आ गया है, पहले क्या हुआ, एकदम से ज्यादा वोल्टेज आ गया तो उपकरण जल गए। जलने का क्या मतलब होता है, अगर वोल्टेज उस पर 220 से ज्यादा आ जाएगा, 500 वोल्ट आ गया, 300 वोल्ट आ गया, हैवी वोल्टेज सप्लाई आ गई, तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज। तो पूरी बात सुनिए, अगर 220 वोल्ट मिलता रहा तो ये मस्त आराम से 100 वॉट की रोशनी देगा। इसको फिलिप्स कंपनी ने बनाया ही ऐसा है कि 100 वॉट की चमक देने के लिए इसको कितना वोल्टेज चाहिए, 220। कल को 220 से कम हुआ तो इसकी चमक कम हो जाएगी, 220 से ज्यादा हुआ तो फ्यूज हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, आइए। जैसे बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एक बल्ब है और जिसकी रेटिंग दे रखी है 220 वोल्ट 100 वॉट, परंतु घर में सप्लाई उस दिन आ रही थी 110 वोल्ट। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड बाय बल्ब।
देखिए सॉल्यूशन तो हो जाएगा, जब तक आप सवाल को कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना आपको मजा नहीं आएगा। कनेक्ट करो और बगैर पेन चलाए उत्तर बोलो कि सर उत्तर 100 वॉट से कम आएगा। पहले ये थिंकिंग डेवलप करो। सवाल थिंकिंग का है कि आपकी एक अप्रोच तो आए। अच्छा ये वाक्य बोलो, ये बल्ब 100 वॉट की पावर कब कंज्यूम करेगा? जब इसके सिरों पर 220 वोल्ट लगाओगे। ये सेंटेंस काम का है। सॉल्यूशन तो हो ही जाएंगे यार कि ये 100 वॉट की पावर तभी खर्च करेगा जब 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। सप्लाई मिल कितने की रही है? तो भाई 110 के हिसाब से करेगा। अब बताओ, पहले ये सेंटेंस फिर लिखो, 5 बार आ जाएगा, कोई शर्म नहीं है। रेटिंग से पहले हमेशा क्या निकलेगा? रेजिस्टेंस। 5 बार आ जाएगा, याद हो जाएगा। रेटिंग से हमेशा पहले रेजिस्टेंस, P बराबर V स्क्वायर बाय R, तो R बराबर V स्क्वायर बाय P, V 220, P 100, तो रेजिस्टेंस 484 ओम। और सोचो यार, ये रेजिस्टेंस तो वही रहेगा ना। टंगस्टन का फिलामेंट होता है, फिलिप्स की कंपनी ने बना दिया, दुकान पे बेच दिया। क्या ये फिलामेंट का रेजिस्टेंस कभी बदलेगा क्या यार? आप रोज कोई बल्ब खोल के थोड़ा बदलते हो। मतलब ये रेजिस्टेंस तो 484 ही तो रहेगा। इसलिए हमेशा रेटिंग से पहले क्या निकाल लो? रेजिस्टेंस। अब पावर, नई पावर P डैश V स्क्वायर बाय R। मतलब V कितने लेगा? V 110। 110। देखो आप ध्यान से, बताओ कितनी? 25 आ गया। आना भी चाहिए था कम। तसल्ली से देख लीजिए। तो ये सेंटेंस फिर बोलिए, रेटिंग ऑफ द बल्ब से पहले हमेशा क्या निकाला जाता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकाला जाता है। और करिए, 7-8 सवाल करिए ताकि धीरे 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 बात ये एकदम फाइन होती जाए, आपको अच्छा लगे और करना। अगला लिखो, पहले नॉलेज बूस्टर लगाओ। अगर किसी बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? अगर किसी बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज से कम हो तो क्या होगा? खुद सोचो, फिजिक्स मत लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। जो विज्ञान इतने साल से पढ़ रहे हैं, कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस से भी चीजें की जा सकती हैं। हाँ जी, क्या इतना सीधा है? अभी तो पढ़ा था। पिछला सवाल देखो ना, पिछला सवाल देखो ना। अगर वोल्टेज रेटिंग से कम हो तो उसका पावर कम आएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और ज्यादा होगा तो फ्यूज हो जाएगा।
तो यहां आ जाएगा फ्यूज, जल जाएगा, और यहां उसकी पावर कंज्यूम्ड कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, चमक कम हो जाएगी। जैसे देखो ना पिछला, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? ये रोशनी दे रहा है 25 वॉट की, भैया पैसा खर्च किया आपने 100 वॉट का, पर रोशनी ऐसे लग रहा है कि मानो कोई 25 वॉट का बल्ब है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ही घर में कम आ रहा है। देखा होगा आपने, कभी कभार घर में ट्यूबलाइट, बल्ब, इनका प्रकाश कम आ रहा है, लाइट आ रही है बढ़िया, पर डिम दिख रहे हैं। डिम क्यों हो गए? क्योंकि आपको अच्छा सेंटेंस बोलना चाहिए, वोल्टेज क्या हो गया? डिप हो गया। वोल्टेज कम आ रहा है, लो वोल्टेज सप्लाई आ रही है, तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो गई। कंपनी ने बनाया उसको 100 वॉट का है, पर वो 100 वॉट की रोशनी देगा कब? जब उसको 220 वोल्ट मिलेगा। 220 मिल ही नहीं रहा। सही है क्या? चलिए साहब, दोनों सेंटेंस लिख लीजिए, क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर। लिखो, इन द गिवन सिचुएशन which bulb will fuse? ये पहला बल्ब है B1, 100 वॉट, 250 वोल्ट। ये 50 वॉट, 250 वोल्ट। कौन सा उत्तर है? दोनों फ्यूज हो जाएंगे, दोनों फ्यूज हो जाएंगे भाई। क्यों? पैरेलल है ना। पुरानी बातें क्यों नहीं याद कर रहे हो? ये 500, यहां भी 500 चला जाएगा, और यहां भी 500 चला जाएगा। इसकी औकात झेलने की 250 है, इसकी भी 250 है। दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, दोनों बल्ब फ्यूज। क्योंकि बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज, बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज 500 वोल्ट आ रहा है, जो कि उसके रेटेड वोल्टेज से ज्यादा है। अच्छे से एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिखो, समझो, बाद में कॉपी पढ़ो तो बढ़िया समझ में आए। क्यों 500 500 चला गया बताइए? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो 500 500 500 जाएगा दोनों पे। बोलिए, अगला करें? आ जाओ। फिर दो हिस्से करना, ये भी बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। दो बल्ब लगे हुए हैं, पचास वॉट, 100 वॉट। दो बल्ब लगे हुए हैं, पचास वॉट, 220 वोल्ट। आपको पूछा गया है कौन सा बल्ब
ज्यादा ब्राइटनेस देगा। बहुत ही प्यारा सवाल, मोस्ट कॉमन, हर जगह आपको मिलता है। एक बार समझ के रख लेंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। 10-12 मिनट इसमें खर्च करेंगे। फिर मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा, कैसे आपको याद करना है, समझना है। तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि सर ब्राइटनेस किस बात पे डिपेंड करेगी? ब्राइटनेस किस बात पे डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस पे, पावर पे, वोल्टेज पे, मेरे पर, आप पर? ब्राइटनेस का मतलब है, ब्राइटनेस का मतलब है एक्चुअल पावर डिसिपेटेड, कितनी वो वास्तव में पावर डिसिपेट करता है। एक्चुअल पावर कितनी डिसिपेट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए, बगैर पेन चलाए कैसे सोच सकते हैं, 2-3 बार मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे सोच के बताइएगा आप क्या। देखिए, कॉमन सेंस, बगैर पेन चलाए कैसे सोचा जाता है, 2-3 बार बोलेंगे, अपने आप आएगा। पैरेलल है, 220 220 220 सब में चला जाएगा, ऊपर भी 220 नीचे भी 220। तो यार 220 220 चला गया, इसका मतलब इस कंपनी ने ये बल्ब किसके लिए बनाया है? 220 के लिए बनाया है, और 220 ही मिल रहा है, तो ये तो कितनी पावर खर्च करेगा? 50। ये कितनी करेगा? खुद बता दे, ज्यादा पावर कौन कर रहा है? 100 चमकेगा ज्यादा, खत्म। दूसरा तरीका भी याद करने का क्या होता है, अपने घरों में पैरेलल सप्लाई, सारे अप्लायंसेस किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल में। और एक इमेजिन करो, आप बचपन से करके आ रहे हो, एक 5 वॉट का बल्ब, एक 100 वॉट का बल्ब, ज्यादा कौन सा चमकता है? 100 वॉट का। कॉमन सेंस लगाओ ना, इतने समय से तुम इंस्ट्रूमेंट कोई लाते हो, बल्ब लाए, 10 वॉट का एलईडी, 50 वॉट का एलईडी, कौन सा चमकता ज्यादा? 50 का। तो ऐसे याद कर लो, घरों में पैरेलल में सारे सर्किट लगे रहते हैं, और पैरेलल में जिसका वोल्टेज ज्यादा वो चमकता भी ज्यादा है। बताइए कौन सा चमकेगा? B2। वापस सुनिए, फिर सुनिए, मैथ से भी करके दिखाऊंगा, पर मैं चाहता हूं पहले थॉट प्रोसेस आ जाए। याद कैसे रखना है, पहले याद करने का जुगाड़ देखें। याद करने का जुगाड़ क्या है? अपने घरों का अगर आप डायग्राम बनाए तो ये तो होती है मेन सप्लाई, मीटर, जहां से सरकार का जो लाइट कनेक्शन है वो मीटर में आता है सबसे पहले। इसके बाद यहां लगता है भाई साहब फ्यूज, फ्यूज लगता है। फ्यूज क्या कहलाता है? ये सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस है। अभी तो आपके घरों में एमसीबी लग गया है, जो जैसे ही वोल्टेज अप डाउन होता है वो एमसीबी डाउन हो जाती है, आप तुरंत जाके ऊपर कर देते हो। दादाजी के घर में गांव में फ्यूज होते थे, फ्यूज इतना बड़ा प्लग होता था, वो उसके अंदर एक वायर होता था, तो जैसे ही ज्यादा वोल्टेज आता था, ज्यादा करंट फ्लो करती थी, तो वो वायर गल जाता था, गल के वो टूट जाता था। फिर पिताजी या दादाजी उसको पूरे निकाल के फिर वहां पे एक नया वायर ज्वाइन करते थे, वो कहलाता था फ्यूज वायर। पर धीरे धीरे जीवन सरल हो रहा है, पहले कपड़े हाथ से धोते थे, फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन आई, अब फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, कपड़े डाला, धुल भी जाएगा, सूख भी जाएगा, तो धीरे धीरे आराम की तरफ बढ़ रहे हैं। एमसीबी आ गई, खट नीचे डाउन हो जाती है, पूरे सर्किट को क्या कर देती है? बचा लेती है वो। यहीं से अगर सप्लाई गड़बड़ होगी, फ्यूज क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसके बाद फिर आप उपकरण लगाते हो, ये बल्ब, ये मान लो फैन लगा हुआ है, ये एसी लगा हुआ है,
ये आपका कंप्यूटर लगा हुआ है, जो भी आप सप्लाई लगाना चाहते हो, सब देखो किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल। ये अपना डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, सभी के घरों में ऐसा होता है। क्या होता है उससे, ये 220 वोल्ट आया तो बताइए सभी पर 220 चला गया। और मजे की बात क्या है, अगर ये बल्ब फ्यूज भी हो गया ना तो केवल ये खत्म होगा, बाकी सारे चलते रहेंगे। सीरीज में अगर लगा दिया तो भाई अगर एक गड़बड़ हो गया, यहीं से सर्किट ब्रेक हो गया, सब ऑफ हो जाएंगे। तो घरों में कौन सी अरेंजमेंट होता है बताइए, पैरेलल अरेंजमेंट। ये देखिए पैरेलल अरेंजमेंट। और अब याद करिए, ये बल्ब आपने लगाया 50 वॉट का, एक दूसरे कमरे में बल्ब लगाया 100 वॉट का, बताइए किसकी चमक ज्यादा, किसकी चमक ज्यादा, 100 की। तो यहां से कॉमन सेंस डेवलप करो ना। अपने घरों में पैरेलल अरेंजमेंट होता है, जितना ज्यादा वोल्टेज होता है उतना ज्यादा चमकता है। तो पैरेलल में ज्यादा वोल्टेज वाला ज्यादा चमकेगा, 100 वॉट वाला ज्यादा ग्लो करेगा। अपन शोरूम वगैरह में जाते हैं, एकदम लाइट चमाचम होती है। चमाचम का मतलब वहां जो एलईडी है वो ज्यादा वोल्टेज की है, 100 वॉट की एलईडी लगाई हुई है, तो ज्यादा क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, क्योंकि उसका वोल्टेज क्या है, ज्यादा। तो याद रखिए, ये अपने आप में एक छोटा सवाल है, ये नीट में आया हुआ है। फ्यूज क्या है, सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस है। अब देखो कितना फायदा है, अगर कुछ भी वोल्टेज में गड़बड़ हुआ, ये फ्यूज जल गया, सर्किट को ब्रेक कर दिया, क्या फायदा हुआ, सब बच गए, सब बच गए। यहां से पास ही नहीं हो रहा ना, जब करंट ही ब्रेक कर दिया इसने, सब बच गए। ये देखिए, तो फ्यूज हमेशा सीरीज में लगाते हैं, जबकि सारे उपकरण किस में लगे हुए हैं, पैरेलल। ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट है। ये पूछा गया फ्यूज कौन होता है, याद रखिए, फ्यूज सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, बना लीजिए। तो अब ये याद रखने का तरीका है कि आप भूल जाएं कौन चमकेगा, तो तुरंत एक बार घर का उदाहरण सोचिए। घर पे जितना वोल्टेज का बल्ब लाते हैं उतना ज्यादा ग्लो करता है, सही बात। घर में पैरेलल अरेंजमेंट होता है, सही बात। तो दोनों वाक्य जोड़ दो, पैरेलल अरेंजमेंट में ज्यादा वोल्टेज वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करता है। ये याद रखने का तरीका है। अब मैथ से भी समझाता हूं कि मैथ से इसको कैसे समझेंगे, वो भी आएगा, सब चीजें आएंगी। अगर लॉजिक से चलोगे तो सब आ जाएगा। बढ़ो, बना लिया। फ्यूज सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस है, ध्यान रखना है। पैरेलल अरेंजमेंट है, ध्यान रखना है। और पूरा लिख लो, पैरेलल अरेंजमेंट में ज्यादा वोल्टेज वाला ज्यादा ग्लो करता है, ज्यादा ग्लो करेगा। ये तो हमने अपने कॉमन सेंस से, मतलब अपन ने जो डे टू डे लाइफ देखी है घर में, उससे तुक्का मारा है, ठीक है। अभी हमने इसमें कोई फिजिक्स, कोई गणित नहीं लगाई। अब फिजिक्स गणित लगाता हूं। ये तो हमने डे टू डे लाइफ से तुक्का लगाया कि हाँ यार, अपन ना कम वॉट का लाते हैं वो कम ग्लो करता है, ज्यादा वॉट का लाते हैं वो ज्यादा रोशनी देता है, तो ये वो तुक्का मारा है। तो 100 वॉट वाला ज्यादा ग्लो करेगा।
तो इसमें आंसर आ जाएगा 100 वॉट, क्योंकि पैरेलल सप्लाई है। पर अब सर थोड़ा सा ना इसको फिजिक्स से, मैथ से वो भी समझाइए कि फिजिक्स कैसे आंसर दे सकती है इसका। चलिए आगे के बराबर, जल्दी आ जाओ फटाफट, थोड़ा धीमे पढ़ाऊं, ठीक है। चलो अब भाइयों सीखना सीखना, क्या ये 220 यहां भी जाएगा? क्या 220 यहां भी जाएगा? पूछो क्यों? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। अब पावर के दो फॉर्मूले हैं, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर। सोचिए कौन सा लगाना पसंद करेंगे, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर? क्यों वी स्क्वायर बाय आर? क्यों? क्योंकि पैरेलल में वी सेम है। ये नहीं लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, वी को भी काट दूं तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब उसकी पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी जिसका आर कम होगा। अब बताओ आर क्या होता है? आर आर पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो आर की जगह लिख देता हूं मैं 1/p। तो बताओ एक्चुअल पावर इज डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। तो ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी? जिसकी रेटेड पावर ज्यादा है। किसकी रेटेड पावर ज्यादा है? 50 की या 100 की? 100 की। कुछ हवा ही नहीं लगी सर, वापस देख, वापस देख, धीरे धीरे समझ, थोड़ा सर और प्यार से समझा दो, और समझ ले भाई, मैं अपने पास रख के क्या करूंगा। वापस चलो, चल भाई आजा। ब्राइटनेस पता लगानी है कि कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। ब्राइटनेस किसके प्रोपोर्शनल होती है बताओ? एक्चुअल पावर डिसिपेटेड। क्या ये बात सही है? एक्चुअल पावर के लिए कौन सा पसंद करोगे, वी स्क्वायर बाय आर या आई स्क्वायर आर? क्यों वी स्क्वायर बाय आर? क्यों? क्योंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय आर। क्यों वी स्क्वायर बाय आर क्यों लगाया? क्योंकि वी सेम है। अब आप प्लीज देखते जाना, क्या मैं वी को काट दूं? बहुत बढ़िया। तो ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेटेड। क्या ये बात सही है? व्हाट इज रेटेड रेजिस्टेंस? वहां कोने में बताइए रेटेड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। आर रेटेड तो बराबर क्या होगा? वी स्क्वायर बाय पी। वी स्क्वायर बाय पी, तो वी स्क्वायर बाय पी लिखूंगा तो बताओ पी कहां चला जाएगा? ऊपर। बताइए खुद कितना मस्त रिजल्ट आया है। कोशिश करिए इसको बोलने की। जिसकी रेटेड पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा। तो 100 और 50 में किसकी रेटेड पावर ज्यादा है? 100। इतना माथा पच्ची की जरूरत ही नहीं थी। दो वाक्य फिर। घरों में पैरेलल अरेंजमेंट होता है, घरों में जितना ज्यादा वॉट का बल्ब होता है उतना ज्यादा चमकता है। देख ले, ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। अब ऐसा वहां सोच के बताइए क्या होगा, वहां उल्टा आएगा। पहले आप इसको लिखिए फिर इसको सोचते हैं। आप एक बार काटा कूटा करिए, आप एक बार काटा कूटा करके देखिए, गलती तो होगा ज्यादा। इसी स्वभाव से करिए कि ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल पावर डिसिपेटेड। अब पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, वी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर आर। कौन सा लगाना पसंद करेंगे? कौन सा लगाना पसंद करेंगे? आई स्क्वायर आर, क्योंकि सीरीज में आई क्या है? से सोचिए, समय लीजिए, कठिन है, घर पे और पढ़ेंगे अपन वापस, मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों को समझ के फिर याद करेंगे तो बढ़िया। केवल रट्टाबाजी लगा देंगे तो मजा नहीं आता। बोले पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर एक बार और समझा देता हूं।
सर एक बार धीरे धीरे, सब लोग बोर्ड पे देखो प्लीज, पेन पेंसिल छोड़ दो, फिर खुद लिखना। ब्राइटनेस किस बात पे डिपेंड करती है? जितनी वो एक्चुअल पावर डिसिपेट कर रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट कॉमन रहेगा? पावर के दो फॉर्मूले चलते हैं कोने में आए, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। आई स्क्वायर आर को पसंद करूं, क्यों? क्योंकि आई क्या है, सीरीज में सेम है, मस्त मजे आएंगे। तो ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। बताओ क्या सही है? आई सेम है, तो ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू आर रेटेड। आर रेटेड होता क्या है खुद बताइए? आर बराबर होता है वी स्क्वायर बाय पी, वी स्क्वायर बाय पी। तो बताइए ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड। इसका मतलब जिसकी रेटेड पावर कम वो ज्यादा चमकेगा। तो इसमें आंसर बताइए क्या आएगा? 50 वॉट। इसमें आंसर आएगा 50 वॉट। पूरा लिखना, 50 वॉट ज्यादा चमकेगा। 50 वॉट ज्यादा चमकेगा। अभी इसके 3 सवाल और हैं, पर आज नहीं करा रहा। आज घर जाके पहले इन्हीं 5 सवाल को सोचना, ताकि थोड़ा मजबूत बनो। कल और कराऊंगा, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। अब थोड़े सर्किट के सवाल रिवाइज कराता हूं। पहले का आंसर 50, दूसरे का आंसर 100। एक्सरसाइज 3 में होमवर्क लिखिए। एक्सरसाइज 3 होमवर्क लिखें। होमवर्क लिखें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 21, 23, 26, 26, 33, 33, 41, 41, गिनो कितने? 41 आ गया क्या? 33, 33 आ गया। 26, 23, 21, 16, 14, 12। बहुत बढ़िया। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 8। इन 8 को छोड़ना है, बाकी सारे करने। ये 8 हैं पोटेंशियोमीटर के और कलर कोडिंग के, बाकी पूरा कर सकते हैं, चैप्टर पूरा हो गया है। ये 8 सिलेबस से ही डिलीट हो गए हैं, पोटेंशियोमीटर और कलर कोडिंग। ये गलत लिख दिया मैंने यहां पर, आर रेटेड और आर रेटेड इनवर्स। अब सही है? हाँ सही तो है, अब सही हुआ है। ठीक है, देख लो भाई, सही कर लेना ये वाला स्टेप। ये स्टेप मैंने गलत लिख दिया था, ऊपर आ रही तो चल रहा है। चलो ठीक है, डन है। सही कर लेना भैया। लिखो, एक फेमस प्रोफाइल है जिसे कहते हैं इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क सवाल। इसका एक फिक्स तरीका होता है, तभी ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। वो आप सभी ने पढ़ रखा है, एक बार और समझा देता हूं। पहले आप सर्किट बना लीजिए। देखें, कैलकुलेट द
equivalent resistance between points A and B. Calculate the equivalent resistance between points A and B. कल सभी मॉड्यूल लाइए, खूब सारे प्रश्न कराऊंगा प्रैक्टिस में, रैंडम, 2 किरचॉफ लॉ के, 2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, 2 मीटर ब्रिज के, 2 इंस्ट्रूमेंट के, इस तरह से केवल 1.5 घंटा क्वेश्चन कराऊंगा। जो जो डाउट्स आते हैं सब बता दूंगा आपको। फिर संडे को बैठ के आप पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और 25 तारीख के पेपर में भी आ रहा है, अभी करके रख लो, बढ़िया तैयार हो जाएगा। अब इस तरह के सवाल में क्या होता है, आप कितना भी दिमाग लगा लें, कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। इस तरह के सवाल में क्या होता है, हम पहले ही मान रहे हैं, माना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X है, पहले से ही मान लिया कि मेरा आंसर तो X आएगा। माना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X है। अब इसके पीछे क्या अप्रोच है, वो अप्रोच समझ लो। आप देखिए, एक पर्टिकुलर ब्रांच है जो बार बार रिपीट हो रही है। ये देखो आप, ये पहचानो, ये वाले 3 रेजिस्टेंस हैं, यही तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये ब्रांच फिर रिपीट हुई, इसके बाद देखिए ये रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है। तो अब एक कहानी सुनना, इंफिनिटी में कुछ जोड़ दोगे या घटा दोगे तो कोई आंसर बदलेगा क्या? इसका मतलब मैं इन सब को हटा दूं और इन सब की जगह कितना लगा दूं? X। सर समझ नहीं आया, X तो आपने आगे माना था ना सर। बिल्कुल, मैंने X यही माना था A और B पर, तो फिर यहां कैसे लगा दिया? मैं वही वाक्य आपको बोल रहा हूं। नेट आंसर कितना है? X। और उस X में अगर ये ब्रांच जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सर्किट क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है। तो इनफाइनाइट लेडर में करते क्या है, जो ब्रांच रिपीट हो रही है, एक ब्रांच को रख दीजिए, बाकी सबको हटाकर क्या लगा दीजिए? X। अब सवाल आसान हो गया, बताइए क्या होगा? ये दोनों पैरेलल में एक आएगा, फिर ये वाला, ये और ये सीरीज में, और वो सीरीज में पता है किसके बराबर करना है? X। क्यों? क्योंकि नेट रेजिस्टेंस तो X है। करिए, मैं करके दिखाता हूं, आया हुआ सवाल है, पेपर का है, और हर जगह दे रखा है इनफिनिट लेटर। पहले आप नोट कर लीजिए। माना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? X। चलिए सॉल्व करें। ये दोनों बताइए किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में कितना होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, X इंटू 1 अपॉन X प्लस 1, X अपॉन X प्लस 1। देखो ये आ रहा है क्या? क्वाड्रेटिक बनेगी, लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है। पहले बराबर आ जाओ। हाँ, अब इसकी जगह क्या लगा दूं? X, X प्लस 1 है ना, तो ये तो 1 ओम था ही, और इसकी जगह क्या आ गया? X अपॉन X प्लस 1, और ये 1 ओम था ही। अब बताइए ये तीनों किस में? सीरीज में। तो बताइए R नेट कितना हो जाएगा? 1 प्लस X अपॉन X प्लस 1 प्लस 1, और इस R नेट की जगह X, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पहले ही मान लिया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? X। एलसीएम X प्लस 1,
सवाल लंबा ही है। पहले राउंड में इसको नमस्कार करना होता है, भले ही आपको आता है, पेपर में दिख जाए आपको आता है, खूब कर रखा है, फिर भी पहले राउंड में इसको स्किप करिए। सेक्शन बी में है तो मजे ही मजे हैं, छोड़ना ही है। सेक्शन ए में कंपलसरी भी है, सेकंड राउंड में करिएगा। इतना जो मैथ्स करोगे, इतनी मैथ्स में तो 10 से 12 प्रश्न दूसरे हल हो जाएंगे। तो समझदारी होती है, कभी कभार आता है, करा हुआ है, सब पता है, फिर भी पहले राउंड में इसको छोड़िए, क्योंकि मैथ्स है, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। कितना हो गया है? 3x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी तो मजे आने बाकी हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अभी मजे आने बाकी हैं। अभी लगेगा श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य याद करिए, क्वाड्रेटिक। ए कितना? ए 1, बी माइनस 2, सी माइनस। अभी मजे बाकी हैं। श्रीधराचार्य, तो पहले राउंड में इसको बोलिए नमस्कार। सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाना है। अगर आपने इसमें हाथ डाल दिया तो हाथ जल जाएगा। समय बाद में है तो करिए, क्योंकि कठिन नहीं है, लेंदी है। इतने में तो 12-15 सवाल सॉल्व हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, एग्जाम में हड़बड़ी में और दिक्कत होती है, एक एक स्टेप गड़बड़ हो जाएगा ना, आप प्रेशर में आते जाते हो। तो इस बात को समझे, जहां आपको दिख रहा है यार कैलकुलेशन ज्यादा ही है, अभी नमस्कार कर दो, बाद में देख लेंगे। चलो, ए बी सी आ गया। अब किसी को याद है फॉर्मूला? माइनस बी, यस मत बोलो तुम, यस याद है, मुझे पता नहीं है तुम्हारे मैथ्स में क्या हालत है, यस याद है। तुरंत झूठ बोल देते, ऐसे नहीं कि सर शुरू से पढ़ा रहे हैं, इतने ज्यादा टॉपिक, सबसे ज्यादा लेक्चर पढ़ाए, इनसे तो झूठ नहीं बोल। हाँ याद है, हाँ यस सर याद है। पता नहीं हमें मैथ्स में क्या स्थिति है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बी बताओ, ये माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac माइनस 2 बटे 2 1। तो 2 प्लस माइनस 4 4 दूना 8 बटे 2, 2 प्लस माइनस रूट 12 बटे 2। दो ऑप्शन आएंगे, या तो 2 प्लस रूट 12 बटे 2 या 2 माइनस रूट 12 बटे 2। ये तो संभव ही नहीं है, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये बताइए 2, इसको लिख दो 4 इंटू 3, तो 2 रूट 3 आ जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, तो 1 प्लस रूट 3। ये आएगा भाइयों आंसर, 1 प्लस रूट 3 एग्जैक्ट। पॉइंटों में चाहोगे, पॉइंट में जरूरत नहीं, इसी ऑप्शन में दे रखा है 1 प्लस रूट 3। नीट में आया हुआ है, अभी लेटेस्ट ही आया है, सेक्शन बी में था, छोड़ा जा सकता है, 2022 के पेपर में था ये। मेन पेपर में नहीं था, रिकंडक्ट हुआ था मणिपुर में, तब हुआ था वहां का। बढ़े क्या आगे, देख लो। इनफाइनाइट लेडर सवाल है, ये आना चाहिए, एक बार कर लिया, घर पे एक बार और प्रैक्टिस कर लो, बहुत है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें परेशान होने की आवश्यकता है। अगला लिखिए, जल्दी आओ सर, क्या फटाफट लिख सर। लिखें अगला। क्वेश्चन लिखें पहले, डायग्राम बाद में बनाइएगा।
a ring is made up of a wire having resistance 12 ohm, full stop. Full stop. If across the terminal A and B, resistance of the circuit becomes 8/3, then find. अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन है, पर कुछ बातें काम की हैं जो काफी सवालों में आपकी मदद दे देंगी. देन फाइंड ऑप्शन लिख लीजिए या देन चूज द करेक्ट ऑप्शन. फाइंड L1 by L2 लिख लीजिए, जैसा भी लिखना चाहें. फाइंड L1 by L2 या चूज द करेक्ट ऑप्शन. सर्किट बना लीजिए, सॉल्व मत करिएगा, कैलकुलेशन है, बस आप ये समझिए कि कहना क्या चाहता है वो, पहले क्या सिचुएशन है, बाद में क्या सिचुएशन है. चलो, क्या हवा लग रही है सर? पहले तो क्या था, पूरी रिंग का रेजिस्टेंस 12 ओम था, सही है. अब आपने ये दो टर्मिनल निकाल दिए. ये टर्मिनल का मतलब समझते हैं क्या होगा? यहां से करंट आएगी और यहां से करंट जाएगी. सोच के बताओ, अब ये हिस्सा और ये हिस्सा किस में चले गए? पैरेलल में. सोच के देखिए, यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां एक रेजिस्टेंस है, दोनों किस में चले गए? पैरेलल में. पहले अलग स्थिति थी, अब स्थिति ऐसी हो गई है. ये ऊपर वाला रो L बाय ए, ये नीचे रो L बाय ए. देखिए आप कैसे पता चल रहा है पैरेलल में? कुछ नहीं है, इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसकी जगह रेजिस्टेंस लगा दिया. ये रहा ए, ये रहा बी. अब जो आपको 8/3 दे रखा है वो क्या दे रखा है? कोशिश करिए, वो दे रखा है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. और जो पहले 12 था वो इस पूरे का रेजिस्टेंस था. पूरे का मतलब R1 प्लस R2 कितना था? 12. ये पूरे का रेजिस्टेंस. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सिर्फ मैथ्स है, पर आपको ये समझना चाहिए ऐसे टर्मिनल लगाने से मतलब ऊपर और नीचे वाले क्या हो गए? पैरेलल. पहले कुल रेजिस्टेंस पूरी कॉइल का 12 ओम है, अब रेजिस्टेंस 8/3 है और दोनों क्या है? पैरेलल. एक देसी तरीका तो क्या है, यहां से R2 के लिए निकालो, यहां रखो और फिर जाके सॉल्व करो. एक और है जो मैथ्स में या कहीं जगह बहुत यूज होता है, कभी आपने पढ़ा हो, R2 माइनस R1 कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2. ये एक अलग ही मैथ्स का लॉजिक है. देखो आप क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? रॉकेट साइंस नहीं, आप खुद सोचना. खोल दो इसको, खोलो. R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, ये माइनस का 4R1 R2, क्या बचे? माइनस का 2R1 R2. तो किसका होल स्क्वायर बन गया? A माइनस B का. देखो, देख लो. ये फिजिक्स नहीं है, एक सामान्य मैथ्स है कि किसी को इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए, कहीं भी काम आ सकता है.
अब R1 प्लस R2 आपको पता है, क्या क्या इक्वेशन पता है बताओ? R1 प्लस R2 पता है कितना? 12। और क्या पता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना? 8/3। R1 प्लस R2 रख दो, कितना? 12। 12 तो 3 चौक 12, तो R1 R2 32। तो बताओ R1 R2 32, R1 प्लस R2 12 रख दो, R1 प्लस R2 12 और R1 R2 32, 12 का स्क्वायर 144। ये कितना? 4 दूना 8, 4 तिया 12, कितना? 16। 16 मतलब 4। अब जल्दी सॉल्व होगा, R2 माइनस R1 भी आ गया और R2 प्लस R1 भी आ गया। R2 माइनस R1 कितना है? 4 और R1 प्लस R2 12। अब देखो कितना जल्दी सॉल्व, ऐड कर दो, R1 R1 कट गया, 2R2 बराबर 16, R2 8। सोचो R2 8 है तो R1 4, R1 4। कैलकुलेशन है प्योर, बाकी कुछ भी नहीं है। पहले आप नोट करिए, देख लीजिए, बहुत पहले आया हुआ 2011-2012 का सवाल है, पर क्या एक बार करा हुआ रहता है तो कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर रिपीट हो जाए तो आना चाहिए। और है प्योर कैलकुलेशन, फिजिक्स तो जरा सी लगी थी सीरीज पैरेलल की। वो लाइक मैथ्स का स्टेप है, वो केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं है, वो किसी भी चैप्टर में आपको गणित सॉल्व करने में मदद देता है। और एक देसी तरीका तो वो भी है, यहां से आप R2 निकालो, इस R2 को यहां रखो, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं कि सॉल्व कर लो तो भी आएगा। ऐसा नहीं है कि वो पता होगा तो ही सॉल्व होता है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको जिद है तो इन दोनों से भी सॉल्व कर सकते हो ना। कितने वेरिएबल है बताओ? 2 वेरिएबल है। कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशन। मस्त सॉल्व होगा, कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं का तो मस्त सॉल्व होगा। अगर वो पता है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। बोलिए कितना आ गया? तो R1 आ गया 4, R2 आ गया 8। R1 क्या था? रो L बाय A, ये 4। और R2 क्या था? रो L2 बाय A, 8। रेशियो ले लो, L1 बाय L2 1/2। पीछे करूं स्लाइड और बैक करना है क्या? क्लियर है? अगला देखें। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, calculate the potential difference between M and N. Potential difference between M and N. ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ सीरीज पैरेलल सोचना है और दिमाग लगाना है, प्योर सर्किट एनालिसिस है। सारे आपके फंडे यहां पर रिवाइज हो जाएंगे और आप सोचना सीख जाओगे। 4 ओम में करंट दे रखी है 1 एम्पियर,
अब केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन है और पूछा है M और N पे पोटेंशियल डिफरेंस, और कुछ भी नहीं दे रखा। अब केवल सीरीज, पैरेलल, करंट, वोल्टेज, ये दिमाग लगा लगा के सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले देखते क्या चमक रहा है, ये बताओ सबसे पहले क्या चमक रहा है देखते ही कि यार ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, यार इसकी करंट दे रखी है, इस पर वोल्टेज V बराबर आई आर, आई इंटू आर 4, तो क्या इसमें भी 4 जाएगा? कॉन्सेप्ट गिनना, 6-7 कॉन्सेप्ट लग जाएंगे एक ही सवाल में। क्या चमका? यहां से करंट देखी, इसका वोल्टेज कितना निकाला, आई इंटू आर, ये 4 तो यहां भी 4। रुक रहा हूं हर कॉन्सेप्ट के बाद ताकि आप इस बात को पचा पाए। ऊपर वोल्टेज V बराबर आई इंटू आर, ऊपर 4 तो उसमें भी 4 आएगा, पूछो क्यों? पैरेलल में। इसकी करंट निकाल सकते हो? हाँ, कैसे? V पता है, R पता है, V बराबर आई आर, बस ये खेल रहा हूं मैं। I बराबर V बाय आर, 4/1। क्या यहां 4 आएगी? देख लो, देखो आराम से समझो, जूम कर देता हूं। पूछ, क्या नहीं बात समझ में आ रही है भाई? सोचना पड़ेगा। इस 1 एम्पियर से मैंने सिर्फ ये लगाया है V बराबर आई आर, आर पता था, आई पता था, V आ गया, ये V नीचे आ गया, V पता है, आर पता है, आई आ गया, बस खेलता रहा V बराबर आई आर से। अब इधर 1 गई, इधर 4 गई, तो तय है यहां तो 5 ही जाइएगी, तभी तो 1 और 4 बटी होगी, तभी तो 1 और 4 बटी होगी। अब कुछ समझ नहीं आता, सर्किट को आसान कर लेना चाहिए। ऊपर बताओ 4 और 1 किसमें है? पैरेलल में। 4 और 1 पैरेलल में कितना देगा? 4 और 1 4/5। नीचे 0.5 0.5 0.25 और 1 कितना हो जाएगा? 1.25। ऊपर कितना हो गया? 0.8 और नीचे 1.25। ऊपर की करंट पता है कितनी है? 5। अब मजे आएंगे देखना, घर जाके इसको 15-20 मिनट सोचो, हो सकता है आप और दूसरे तरीके निकाल लो। ये 5 आ गई, फिर मन में क्या आ रहा है? आई पता है, आर पता है, बता कितना? V बराबर आई आर, कितना? 4। क्या यही 4 यहां जाएगा? सोच, यही 4 यहां गया, अब V पता है, आर पता है, आई आ जाएगा क्या? आई बराबर V बाय आर, V 4, आर 1.25, कितना? कितना? 16/5, बोले तो 3.2। लो साहब, करंट आ गई, 3.2 करंट आ गई। सोचो, इसको 15 मिनट घर पे सोचो, आप दूसरे भी तरीके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको आगे से आगे क्लिक करना आना चाहिए। ये 3.2 आ गया, सोचो नीचे वाली ब्रांच में करंट कितनी आ गई? 3.2, बस मजे आ गए। 3.2 आई, 2 भागों में टूटी, 1.6 1.6, वापस यहां गई 3.2। अब N और M के बीच में चाहिए, वही अपना पुराना तरीका, सबसे फेमस, VN माइनस आई आर बराबर कहां पहुंच गए? M पर, तो VN माइनस VM 3.2 वोल्ट। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने केवल 10वीं कक्षा लगाई है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, बस सर्किट के सवाल है। ये तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग खुलता जाएगा। पन्ने पलट लो, पहला लेक्चर निकाल लो, 10 लेक्चर में ईमानदारी से करा दिया है। एक लेक्चर कल का और बोनस रखा है कि कल सिर्फ मॉड्यूल के सवाल, ज्यादा दिक्कत आएगी मंडे को और सवाल करा दूंगा, उसके बाद कैपेसिटर शुरू करूंगा।
मतलब ये 5 इधर तो नहीं जाएगी, टर्मिनल तो ये है ना, ये तो यहां बाहर निकलेगी ना। बोलो, पहला लेक्चर निकाल लो, लेक्चर 1, 10 लेक्चर, 5 प्रश्न मिलेंगे इस कॉपी में से, केवल 10 लेक्चर। 10 में तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, कंटेंट तो 2 लेक्चर का ही है, थ्योरी तो बाकी तो सिर्फ न्यूमेरिकल है। 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लो, 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, बड़ी बात है ना भाई। कल का लेक्चर केवल और केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, केवल मॉड्यूल। मंडे का भी और दे देंगे मॉड्यूल, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पूरा डर हटना चाहिए। और फिर शुरू करेंगे कैपेसिटर, सही बात है। कैपेसिटर बाद शुरू करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएमडब्ल्यू हो गया क्या अपने बैच में? सुबह वाले बैच में नहीं हुआ ना। चलिए, थैंक यू।